इस वीडियो में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री को समझने के लिए इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पीरियड है अर्ली थॉट्स ऑन थिंकिंग। नॉलेज कहाँ से आया और यह माइंड में कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चंस उस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी की शुरुआत हो रही थी। तो इसके 2 आंसर्स प्रपोज किए गए। पहला आंसर ये था कि जो एम्पिरिसिस्ट थे उनका मानना था कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, और दूसरा आंसर ये था कि जो नेटिविस्ट थे वो मानते थे कि नॉलेज जन्म से ही होता है। और अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों में से कोई भी आंसर प्रूव नहीं होता। तो पहले के फिलोसोफर ने इसी के ऊपर अपनी खोज की, और पहले के बुक्स से भी हमें यही पता चलता है कि पहले के फिलोसोफर का ज़्यादा इंटरेस्ट इसी एरिया में था कि नॉलेज कहाँ से आता है। पहले के ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु का मानना था कि नॉलेज हार्ट से आता है। इनका कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग था। सब माइंड को लेकर सोच रहे थे, तो ये सोचते थे कि नॉलेज हमारे हार्ट से आता है, दिल से आता है। और प्लेटो का मानना था कि नॉलेज का लोकस ब्रेन है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पीरियड है कॉग्निशन इन द रेनेसेंस एंड बियॉन्ड। तो रेनेसेंस पीरियड में नॉलेज का कॉन्सेप्ट साइंटिफिक होने लगा था, और इसमें जो भी आंसर मिले वो ऑलमोस्ट सभी एक्सेप्टेबल थे। इस पीरियड के फिलोसोफर का मानना था कि नॉलेज ब्रेन से आता है, और इनका मानना ये भी था कि नॉलेज के लिए बस ब्रेन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें हमारे फिजिकल सेंस जैसे टच, टेस्ट, स्मेल, विज़न और हियरिंग भी ज़रूरी है। इसे मुंडस सेंसिबिलिटीज़ कहा गया, और ये भी माना गया कि नॉलेज कुछ ऐसे चीज़ से भी मिलती है जो बहुत हायर और सुपीरियर हो, जस्ट लाइक गॉड। और इसे मुंडस इंटेलेक्चुअलिस ड्यूस का नाम दिया गया। 18th सेंचुरी में जब फिलोसफिक साइकोलॉजी साइंटिफिक बन रहा था, तो बहुत से एम्पिरिसिस्ट जैसे जॉर्ज बार्कले, डेविड ह्यूम और जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने 3 इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बताए कि नॉलेज किस तरह आता है। तो पहला है डायरेक्ट सेंसरी इवेंट्स, यानी हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू डायरेक्टली चीज़ों को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा था फेंट कॉपी ऑफ परसेप्ट और दोज दैट आर स्टोर इन मेमोरी। फेंट मतलब जो एकदम हल्की प्रिंट होती है। तो इनका मानना था कि हमारे माइंड में ऐसी मेमोरीज स्टोर हैं जो एकदम हल्की प्रिंट में है, और जैसे जैसे हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं वो उभरती रहती है। और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज फेंट कॉपीज एज इन एसोसिएटेड थॉट। मतलब जो फेंट कॉपीज हैं जो थॉट्स में ट्रांसफ़र होके नॉलेज बनती है। मतलब जो हमारी फेंट कॉपीज़ है वो थॉट्स में ट्रांसफ़र होकर नॉलेज बन जाती है। और 90th सेंचुरी में जब साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग हो गई थी, इस बेसिस पर कि साइकोलॉजी एम्पिरिकली रिजल्ट्स में मानता है, ना कि स्पेकुलेशन में। स्पेकुलेशन मतलब जैसे कोई इवेंट्स हुआ और उस पर सबने अपनी अपनी बात कही कि
ये इवेंट इस कारण हुआ होगा या इस कारण हुआ होगा, तो उनकी बातों को ना मानकर इन्होंने ये कहा कि जो साइकोलॉजी है वो एम्पिरिकली रिजल्ट्स मानता है, यानी साइंटिफिक रिजल्ट्स को मानता है। तो इसमें नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन के लिए दो आंसर्स मिले। पहला ये कि हमें मेंटल रिप्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, और दूसरा ये कि हमें इसके प्रोसेस को देखना चाहिए, यानी इसके फंक्शंस को देखना चाहिए, ना कि इसके स्ट्रक्चर को। और इसी टाइम अमेरिका में जेम्स ने जर्मनी में डेवलप हो रहे न्यू साइकोलॉजी को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने अमेरिका में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की, और 1890 में एक बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने लिखा कि नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें दोनों, यानी उसके स्ट्रक्चर को भी देखना चाहिए और उसके प्रोसेस को भी देखना चाहिए। अब जानते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का 20th सेंचुरी में क्या रोल था। तो बिहेवियरिज्म और गेस्टल साइकोलॉजी के डेवलप होने से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक रेडिकुलर टर्न आ गया। अब बिहेवियरिज्म क्या है? इसमें हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, और जो बिहेवियरिस्ट होते हैं उनका मानना है कि नॉलेज लर्निंग के थ्रू होती है। इसमें हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में जानते हैं कि कैसे कोई चीज़ हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है। और जो गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट थे वो परसेप्शन के ऊपर फोकस करते हैं। 90th सेंचुरी में लोगों का इंटरेस्ट बिहेवियरिज्म की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि इसको हम इजीली मेज़र कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, और धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कम होता गया। फिर 1932 में साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आने से कुछ साल पहले बार्कले ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड टॉलमैन ने एनिमल एंड मैन में परपोसिव बिहेवियर पब्लिश किया। इसमें टॉलमैन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जो उन्होंने चूहे पर किया था। यानी उन्होंने एक चूहे को एक भूल भुलैया में रख दिया और देखा कि उसे वो रास्ता याद हो रहा है या नहीं। तो उन्होंने देखा कि चूहा कुछ टाइम तक तो रास्ता ठीक से याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको रास्ता ठीक से याद हो गया और वो उस भूल भुलैया में से निकल जा रहा था। तो इसमें बिहेवियरिज्म को टारगेट किया था कि उन्होंने चूहे को ना पनिशमेंट दी और ना ही किसी तरह की रेनफोर्समेंट दी, फिर भी उसे रास्ता याद हो गया। तो इसे इन्होंने कॉग्निटिव मैप कहा। तो यहाँ से कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इंटरेस्ट फिर से लोगों में देखा गया, और 1932 में ही सर फ्रेडरिक बार्टलेट ने भी रिमेम्बरिंग नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने उस टाइम के पॉपुलर व्यू यानी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। मेमोरी और फॉरगेटिंग वही है जो हमने नॉनसेंस सिलेबस में पढ़ा था कि कुछ भी वर्ड्स लिख देते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, और हम चीज़ों को कैसे याद रखते हैं, कैसे भूल जाते हैं। जिन चीज़ों का हमें मीनिंग पता होता है वो हम जल्दी याद कर लेते हैं, और जिन चीज़ों का हमें मीनिंग नहीं पता होता वो हम भूल जाते हैं। तो बार्टलेट ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हम जिन चीज़ों को नेचुरलिस्टिक कंडीशन में देखते हैं वो हमें अच्छे से याद रहती है, और
इस चीज़ को हम स्कीमा कहते हैं। मतलब सबसे पहले इन्होंने ही स्कीमा वर्ड का यूज़ किया था। अब देखते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी आज के टाइम में क्या रोल निभा रही है। 1950 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर फोकस फिर से आ गया, जो बिहेवियरिज्म के आने से बीच में गायब हो गया था। तो अब इनको नियो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहा जाने लगा। नियो यानी न्यू। इस रिवॉल्यूशन में सबसे पहले बिहेवियरिज्म को फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसने लैंग्वेज को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था और इसमें और भी कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था, जो बिहेवियर से रिलेटेड थे, जैसे मेमोरी, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग। इनका फोकस केवल लर्निंग पर था। और इस रिवॉल्यूशन में दूसरी चीज़ ये हुई कि कम्युनिकेशन थ्योरी इमर्ज होने लगी। इसमें सिंगल डिटेक्शन, अटेंशन, साइबरनेटिक्स और इंफॉर्मेशन थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तीसरी चीज़ मॉडर्न लैंग्विस्टिक्स, जिसमें हम ये जानते हैं कि हम भाषा कैसे सीखते हैं, कैसे हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनता है। और चौथी चीज़ ये हुई कि मेमोरी के ऊपर रिसर्च होने लगी कि किस तरह वर्बल लर्निंग होती है, किस तरह सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। कंप्यूटर साइंस एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, मतलब कंप्यूटर और अदर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से क्या क्या फ़ायदे हुए। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बेसिकली ह्यूमन के ब्रेन को कंप्यूटर से कंपेयर किया गया कि कैसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, उसी तरह ह्यूमन का ब्रेन भी वर्क करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले साइकोलॉजिस्ट ने मैच्योरेशन के साथ साथ एबिलिटीज़ की भी खोज की। इस टाइम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट में जीन पियाजे का नाम जाना जाता है, जिन्होंने बताया कि बच्चे बचपन से एडोलसेंस तक कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदली कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी नियो कॉग्निटिव में बदला। और आज हम इन्हीं को पढ़ते हैं।